नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। भविष्य आपका प्रयास हमारा। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ रखा है। वृद्धि एंड विकास को सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद वाइगोस्की को पढ़ा, फिर जीन पियाजे को पढ़ा। और इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एक एक चैप्टर को आगे पढ़ते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसका जितना भी सिलेबस है, खास करके बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, उसे हम लोग पूरा करेंगे। पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीचिंग से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं उसको वो जो है आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, सिलसिलेवार तरीके से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के। बस आप सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये आपका जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर देखें। और किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बात होती है तो मुझे ज़रूर सूचित करें, ज़रूर बताएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे आपको सेवा दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आपके संज्ञानात्मक विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। या ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग खास करके लैंग्वेज डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो जो हमने 4 डेवलपमेंट पढ़े थे, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के एक बहुत ही ब्रीफ में जानकारी ली थी। आज हम विस्तृत जानकारी लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, अगर आपको बातचीत करनी है, तो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार के माध्यम के तौर पे जो है हम भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो भाषा जो है, भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है ना। यह हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करती है और साथ ही साथ भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने बहुत ही सलीके से रख सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में कोई भाषा ही ना हो तो संचार का माध्यम क्या बन सकता है ना। शुरुआती दौर से ही भाषा का कोई ना कोई माध्यम जरूर रहा है। जब से शुरुआत हुआ है मानव सभ्यता का, जब से शुरुआत हुआ है तब से शुरुआती दौर में लोग सांकेतिक तौर पे बातचीत करते थे, इशारों इशारों में बातचीत करते थे, और धीरे धीरे जो है उसमें सुधार आती गई और भाषा का विकास होता गया इस प्रकार से। तो आज के दौर में जो है भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है और यह हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। भाषा के विकास से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है ना। भाषा का प्रयोग करने से भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा। तो ये सब भाषा के कह सकते हैं कि जो प्राथमिक गुण है या प्राथमिक जो इसका चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब भाषा का ये है ना। यह हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। भाषा जो है हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है ना। ये एक्वायर किया जाता है, अर्जन किया जाता है भाषा का। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है ना, चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक वाइगोस्की और जीन पियाजे को पढ़ रखा है तो आप देखेंगे कि इस बिंदु पे वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों ही असहमत होते हुए नजर आते हैं। खैर, हम लोग इसमें वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों को ही पढ़ेंगे आगे चल के। तो चलिए अभी देखते हैं। देर आर 4 मेन एलिमेंट टू डिटरमाइन द लैंग्वेज एज अ होल, है ना। संपूर्ण तौर पे जो भाषा है उसके 4 मुख्य तत्व हैं, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। दरअसल 4 कहना कम होगा, 6 कहें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे, है ना। कि भाषा का जो शुरुआती आधार है वो क्या है, वो हम देखते हैं, है ना।
चलिए हिंदी में समझिए। आप लोग जब क्लास 8th 9th में होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण क्या होता है ना। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा, है ना। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बाद जो है आपने पद पढ़ा होगा, अर्थात शब्द क्या होगा। पद के बाद फिर आप पदबंध देखते हैं, है ना, पदबंध देखते हैं। उसके बाद उपवाक्य देखते हैं, आप लोगों को शायद याद हो। और उसके बाद जो है वाक्य का निर्माण होता है ना। तो पहले वर्ण हमने पढ़ा, फिर पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य और वाक्य, तब जाके जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ये तो व्याकरण की बात हो गई, हिंदी व्याकरण की बात हो गई, है ना। सिमिलरली इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है ना। वॉवेल कॉन्सोनेंट की जानकारी लेते हैं, फिर वर्ड पढ़ते हैं, है ना। फिर जो है आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है। तो भाषा के विकास में इन सब की क्या भूमिका है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना। खास करके फोनेटिक्स क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, इस बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो भाषा के मूल मुख्य तत्व हैं, मुख्य एलिमेंट हैं, आप ये कह सकते हैं। आइए एक एक के बारे में विस्तार से जानते हैं हम लोग, ताकि भाषा का जो प्रारंभिक आधार है उसको हम लोग सही तरीके से जान पाएँ। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, देखिए नाम से ही क्लियर है। फोनोलॉजी अर्थात फोन करते हैं, अर्थात ध्वनि, ध्वनि तंत्र कहते हैं फोनोलॉजी को, है ना। फोनोलॉजी इज हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अफेक्ट वन अनदर इन प्रोनाउंसिएशन, है ना। इसको अगर साधारण भाषा में आप कहना चाहें कि फोनोलॉजी क्या होता है, तो इसको आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ साउंड, है ना। कि कोई भी जो शब्द है, कोई भी शब्द कहना ज़्यादा हो जाएगा, आप ये कह लें कोई भी वर्ण जो है, अल्फ़ाबेट जो है ना, वो साउंड कैसे करता है, उसका साउंड सिस्टम कैसा है ना। जैसे हम बोलते हैं ए बी सी डी, तो एक पर्टिकुलर साउंड है इसका, है ना। तो फोनोलॉजी जो है वो साउंड सिस्टम के साथ डील करता है। इट डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ द साउंड व्हिच एग्जिस्ट विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये तो हमने इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लिया। अगर हिंदी में एग्जाम्पल लें, आप ताला बेशा लिखते हैं श, है ना, या स या ह, है ना। ये सब जो आप लिखते हैं, इसका जो साउंड है, इस साउंड के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश looks to at the vowels, consonant and super segmental features of the language such as stress and annotation। एग्जाम्पल के तौर पे कि इसको और भी थोड़ा सा विस्तृत तौर पे समझिए कि फोनोलॉजी होता क्या है, और विस्तृत तौर पे समझने के लिए आप थोड़ा सा फोनिम्स का सहारा लीजिए तो बेहतर तरीके से समझेंगे। फोनिम्स जो है उससे भी छोटा सिस्टम है। अ फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड इन अ वर्ड। इसको हिंदी में ध्वनिग्राम कहते हैं, और बोले जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, अर्थात उससे छोटी इकाई कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप इस तरीके से समझिए, है ना। ये ए है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, है ना। आप तालब्य श लिखिए, है ना, उसको ऐसे एच से लिखते हैं, है ना, श। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एस और एच दोनों का ही साउंड शामिल है, इसलिए यह फोनिम्स नहीं होगा। फोनिम्स कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ऐसा साउंड सिस्टम जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो, अर्थात उससे ज़्यादा उसको नहीं तोड़ सकते हैं, उसको जो है हम फोनिम्स कहते हैं, है ना। अब फोनोलॉजी पे एक बार फिर से आइए। फोनोलॉजी क्या हो गया कि कोई भी जो साउंड सिस्टम है, किसी को जो ध्वनि तंत्र है ना, किसी भी अल्फ़ाबेट का, वो कैसा है, उसका सिस्टम कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। और फोनीम वो हुआ जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिसमें कि दूसरे शब्दों, दूसरे अक्षरों का उच्चारण नहीं हो रहा है, उसको हम फोनिम्स कहेंगे, है ना। कुछ यहाँ पे देखिए उदाहरण है, विस्तृत तौर पे उदाहरण है, आप देख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अब हमने क्या बताया आपको कि एक तो ऐसे जैसे हमने एग्जांपल लिया, या हिंदी में ले लीजिए त्र। त्र अगर लिखते हैं, है ना, त्र अगर लिखते हैं तो, है ना,
इस तरीके से होता है इसमें, ये यानी दो साउंड इसमें है, तो ये जो है वो फोनीम नहीं कहलाएगा, है ना, फोनीम ये नहीं कहलाएगा, है ना। इसको हम फोनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके साउंड सिस्टम को। ठीक है, क्लियर है और सिंपल है। अगर इस चीज़ का अवेयरनेस आपको है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोनेमिक अवेयरनेस भी कहेंगे, है ना। फोनेमिक अवेयरनेस हो गया कि इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडिविजुअल साउंड इन वर्ड। कोई भी वर्ड में जो इंडिविजुअल साउंड क्या है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसका जो अवेयरनेस है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको हम फोनेमिक अवेयरनेस कहेंगे। ठीक है, शब्दों में व्यक्तिगत ध्वनियों की पहचान करने और उसके बीच अंतर करने की क्षमता को हम कहते हैं फोनेमिक अवेयरनेस, है ना। इसको ध्वनि तंत्र जागरूकता भी कह सकते हैं वैसे, है ना। देखिए यहाँ पे एक और बात है जो समझने योग्य है। फोनेमिक अवेयरनेस इज अ क्रूशियल स्किल फॉर प्री एंड बिगिनिंग रीडर्स। जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना प्रारंभ कर रहा होता है जिस वक्त, उसके लिए ये अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके पीछे का कारण क्या है, इसको सामान्य तौर पर समझिए। आपके आसपास ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो किसी भी वर्ड का उच्चारण पूरी तरीके से नहीं करते होंगे, है ना। जैसे कई सारे बच्चों को देखेंगे, कई सारे लोगों को अपने आसपास देखेंगे, आपके दोस्त में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो र का उच्चारण नहीं करते, र का अ बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अक्षरों का जो उच्चारण करने का जो क्षमता उसका हुआ पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। उसके पीछे का कारण क्या है कि इफ़ दे कैनॉट हियर साउंड, अगर वह प्रॉपरली साउंड को हियर नहीं कर रहे हैं तो जो है डिफरेंस, जो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे साउंड में, है ना। खास करके जो पार्शियल डीफ होते हैं, जो आंशिक तौर पे बहरे होते हैं या थोड़ा कम सुनाई देता है जिनको, वो जो लोग हैं वो खास करके इस प्रकार की गलती करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं कि किसी भी शब्द का जो है वो शुद्ध उच्चारण, किसी भी वर्ण का शुद्ध उच्चारण वो नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि इसके पीछे और दूसरा कारण भी है, इसके कारण क्षेत्रीयता भी है। क्षेत्रीयता का प्रभाव की वजह से भी कुछ लोग इस प्रकार की गलती करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर जो बच्चा सही तरीके से नहीं सुनता है, आंशिक रूप से वो अगर नहीं मतलब सुनने में दिक्कत है उसे कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार के उच्चारण में उसे दिक्कत आ सकती है। अगला जो शब्द है वो है मॉर्फोलॉजी, और यह है शब्द तंत्र से संबंधित, है ना। फोनोलॉजी था आपका ध्वनि तंत्र से संबंधित और मॉर्फोलॉजी आपका शब्द तंत्र से संबंधित है। इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड, है ना। वर्ड के स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, किस तरह से वो बनते हैं, एंड द रिलेशनशिप टू अदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज में दूसरे शब्दों के साथ साथ जो है उसका कैसा संबंध है, ये सारी बात जो है हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सीखते हैं, है ना। इट एनालाइसिस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड सच एज स्टीम्स, रूट्स वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे सीधा समझिए, है ना। जैसे कि हम एक वर्ड लिखते हैं अफेक्ट, एक वर्ड हमने अफेक्ट लिखा, इसमें आप ईडी लगा दीजिए तो वर्ड क्या बन जाएगा भाई, आपका अफेक्टेड बन जाएगा, अफेक्टेड बन जाएगा, है ना। तो ये जो इसका स्टडी है ना, वर्ड के बनने का जो स्टडी है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। स्ट्रक्चर से संबंधित है मॉर्फोलॉजी, है ना, कि वर्ड बनता कैसे है ना, शब्द तंत्र क्या है, उससे संबंधित आपका मॉर्फोलॉजी है। और मॉर्फीन क्या है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सियल आइटम इन द लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में आप समझिए कि जैसे अफेक्ट प्लस ईडी है ना, तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है जिसका एक मतलब निकलता है, वो है आपका अफेक्ट। ईडी का कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर ईडी को सिर्फ ईडी को लिखा जाए, अगर ये किसी से नहीं जुड़े तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। ये ईडी जब तक इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक इसका वो मतलब बदल के नहीं आएगा। तो वर्ड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका कि कोई एक मतलब निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। अ मॉर्फीम इज नॉट अ वर्ड। The difference between a morpheme and a word is that a morpheme sometimes does not stand alone, but a word on this definition always stands alone.
है ना। मुझे लगता है मैं कुछ गलत बता दिया, एक सेकेंड। चलिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं फिर से, है ना। हाँ, तो मॉर्फोलॉजी आपका क्या हो गया, इज द स्टडी ऑफ वर्ड, है ना। और जो मॉर्फीन है इज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सियल आइटम जो है वो आपका मॉर्फीम होता है ना। जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो सही है। देख लेता हूँ मैं एक बारी। हाँ ठीक ठीक बताया मैंने, ठीक बताया, है ना। चलिए लास्ट है मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस। मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, वही बात है फिर, है ना। शब्द का बनना और शब्द का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके स्ट्रक्चर को समझना, अगर इसकी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस कहेंगे, है ना। जिसको हम रूपात्मक जागरूकता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शब्द भागों की मान्यता, समझ और उपयोग जो महत्व रखते हैं, लेकिन इससे अक्सर सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा कर दिया जाता है सामान्य तौर पर, है ना। इससे सामान्य तौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। कोई वर्ड बना कैसे है इसकी अनदेखा हम कर देते हैं सामान्य तौर पर। हमें मतलब से मतलब होता है कि अच्छा हमें वर्ड का मीनिंग आ गया, चलो बस बात खत्म है। हम उसके बनने की क्या प्रक्रिया है, कई बार इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस को हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, वर्ड बनने की प्रक्रिया को हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, है ना। तो ये आपका था मॉर्फोलॉजी था, मॉर्फिन, है ना, और मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस था। अब अगला जो टर्म है वो सिंटैक्स है। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस और हाउ पीपल पुट वर्ड्स इनटू द राइट ऑर्डर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट मीनिंगफुली, है ना। ये सामान्य तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है ना। सिंटैक्स जो है, जो वाक्य विन्यास है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर सटीक है, अगर सही है, तो उसको हम सिंटैक्सिकली जो है वो करेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे अगर हम लिखें आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, और साथ में एक पैरेलल वर्ड मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, गोइंग मार्केट एम आई टू। तो क्या है, वर्ड का इस्तेमाल तो हमने किया, लेकिन क्योंकि सही वर्ड को सही जगह नहीं रखा है, सही तरीके से स्ट्रक्चर में नहीं रखा है, इसलिए जो है सिंटैक्स के नज़र से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो सही मायने में वाक्य विन्यास क्या हो गया, सिंटैक्स क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ वर्ड, है ना, पुट इन अ सेंटेंस इन अ डेफिनेट मैनर। अगर हम सही तरीके से जो है वर्ड को एक रखते हैं, एक स्ट्रक्चर वाइज रखते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस और हाउ पीपल पुट वर्ड्स इनटू द राइट ऑर्डर, है ना। राइट ऑर्डर के बारे में बातचीत की जा रही है इसमें। अगर हम वर्ड्स को राइट ऑर्डर में लिखते हैं तो वो सिंटैक्स कहलाएगा, है ना। इसी की स्टडी है सिंटैक्स। अगला है हमारा सिमेंटिक्स, है ना। सिंटैक्स के बारे में दो तीन बातें और है जो समझ लीजिए, है ना। ऑल लैंग्वेज हैव अंडरलाइंग रूल्स ऑफ सिंटैक्स ऑब्वियसली, चाहे इंग्लिश ले लें चाहे हिंदी ले लें। अगर हिंदी में हम लिख दें कि मैं बाज़ार जाता हूँ, है ना, मैं बाज़ार जाता हूँ, और इसी को हम लिख दें अगर कि हूँ जाता मैं बाज़ार, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है इस वाक्य का वो गलत है। व्याकरण के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वाक्य का, वो गलत है ना। तो हर एक लैंग्वेज का, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, जर्मन हो, कोई सा भी लैंग्वेज है, सबका अपना एक सिंटैक्स है, सबका अपना एक स्ट्रक्चर है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है सभी लैंग्वेज का, है ना। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अगला हमारा है सिमेंटिक्स, है ना। सिमेंटिक्स जो है वो अर्थ से संबंध रखता है, जिसको हम अर्थ विज्ञान भी कहते हैं या शब्दार्थ भी कहते हैं। शब्दों का अर्थ से संबंधित जो है यहाँ पे बात की जाती है। सिमेंटिक्स क्या है कि मोस्ट जनरली इज अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस
someone who studies semantics is interested in word and that real word object or concept those word denote और point to। अर्थात ये शब्दार्थ जो है सबसे आमतौर पर वाक्यों के अर्थ के बारे में है। कोई व्यक्ति जो शब्दार्थ का अध्ययन करता है वह शब्दों में रुचि रखता है और वास्तविक दुनिया की वस्तु की अवधारणा उसको उन शब्दों को दर्शाता है या इंगित करता है। तो सामान्य तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तरीके से समझिए तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि अगर हम ये कहें कि है ना, अगर हम ये कहें कि माई ब्रदर इज punctured and my cycle is sick, है ना। माई ब्रदर इज पंक्चर्ड एंड माई साइकिल इज सिक। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंटेक्स के नज़र से अगर हम देखेंगे तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मतलब निकालने के तरीके से देखेंगे तो ये दोनों ही वाक्य गलत है। दरअसल होना क्या ना चाहिए, माई ब्रदर इज सिक एंड माई साइकिल इज पंक्चर्ड, ये सेंटेंस हो। हालांकि स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन मीनिंग के नज़रिए से देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस को आप गलत पाएंगे। इसे ही हम सिमेंटिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला जो आपको वर्ड है वो है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो है थोड़ा ब्रॉडर जो फील्ड है ना लैंग्वेज का। इसमें क्या है कि एक ही शब्द का जो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कल्चर में जो प्रयोग करते हैं उसको हम प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे कि आपकी भाषा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कल्चर में अलग अलग सोसाइटी में वो चेंज होते हुए आप देखेंगे। जैसे कि सामान्य तौर पर आप ये देखें कि जिस प्रकार से आप अपने छोटे भाई के साथ बिहेव करेंगे उस प्रकार से आप अपने शिक्षक के साथ बिहेव नहीं कर सकते, या जिस प्रकार से आप अपने छोटे भाई बहन के साथ बिहेव करेंगे उस प्रकार से अपने मम्मी पापा के साथ बिहेव नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगर किसी बात के लिए आप अपने कोई आपका सामान है ना, जो गलती से आपके छोटे भाई से टूट गया, तो आप उसको डांट देंगे या उसको पीट भी देंगे आप, या उसको बहुत बुरा भला कह देंगे कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। लेकिन अगर वही सामान आपके मम्मी पापा से टूट जाए तो आप उनको उस तरीके से नहीं बोलेंगे कि आपका दिमाग खराब है क्या, ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे नहीं बोलोगे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिचुएशन बदला तो हमारे भाषा का तरीका बदल गया। बात समझ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कल्चर के एस्पेक्ट में देखें, अलग अलग कल्चर में जो है आपके भाषा का एस्पेक्ट अलग अलग होता है ना। उदाहरण के तौर पे देखिए कि एक हरियाणा में रहने वाला जो है ना, वो जिस प्रकार से एक बात को कहेगा उस प्रकार से एक लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा। तहजीब अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा, है ना। तो कल्चर बदलने से भाषा के बोलने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है ना। आप देखेंगे कि लखनऊ जैसे शहर में जो नवाबों का शहर कहा जाता है वहाँ लोग बदतमीजी भी बहुत तमीज़ से करते हैं, है ना। लेकिन आप हरियाणा चले जाएं या ऐसे कोई एरिया में चले जाएं, वहाँ आप तमीज़ से भी लोग बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बदतमीजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चर बदलने से भाषा में बदलाव आ जाता है ना। इसको हम प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हमने क्या क्या देखा कि सिचुएशन के अनुसार, कल्चर के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से जो है भाषा में बदलाव आ जाता है ना। उसी को हम लोग प्रैग्मेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे थे, फोनोलॉजी पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा, सिमेंटिक्स पढ़ा, प्रैग्मेटिक्स पढ़ा, ये सब जो आपका है वो भाषा का मूल आधार है, बेस है। यहाँ से भाषा की शुरुआत होती है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि किस किस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना। तो यहाँ तक मैं उम्मीद है कि मैं जो अभी मैंने बताया है आप लोगों को समझा पाया हूँ। और अगर किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं कोई बात अगर समझ में ना आया हो, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है उसको फिर से समझा सकूँ आपको। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। और विशेष तौर पे आपको कोई परेशानी है तो ये मेल आईडी मेरा है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं हमें। और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन गूगल मीट पे लाइव क्लास होता है,
इंटरेक्ट करते हैं हम। जो भी समस्या होती है उसके समाधान वहाँ पे की जाती है, बातचीत होती है ना, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं हम लोग। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और अंत में, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और किसी भी तरीके की कोई बात हो, फीडबैक हो तो देने के लिए बिल्कुल मत हिचकिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।